एवरीवन वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 6 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस बुक का यही चैप्टर बचा हुआ है, बाकी सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं और सबके एक एक सिंगल शॉर्ट वीडियो भी बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 5 जरूर पढ़ें ताकि आपको कनेक्ट करना आसान रहे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्राइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ में संकट आ जाना। डेमोक्रेटिक ऑर्डर मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्राइसिस आ जाता है। और क्राइसिस कैसे आता है डेमोक्रेसी में? क्योंकि 1975 में आप सबको पता होना चाहिए भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में यूजिंग आर्टिकल 352। आपको पता है हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स हैं और 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, दूसरी आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल 356 के अंडर लगती है, और तीसरी इमरजेंसी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। तो 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है। तो यहाँ पर 1975 में जो लगी थी वो थी नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ, या ग्राउंड जो था उसका आधार था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम पर, ठीक है। ये चैप्टर बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इंडिया की मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पे हम जानेंगे। 1970s का जो डेकेड है उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी मेन जो आज तक मतलब इनको कंट्रोवर्शियल माना जाता है, आज भी उन चीज़ों पर डिबेट होती है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बैकग्राउंड यही है, क्राइसिस मतलब संकट आ जाता है। डेमोक्रेसी इस समय एक तरह से यूँ समझ लो खतरे में ही आ जाती है। तो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ बड़ी घटना हो रही है वो डायरेक्ट हो जाए, उसके पीछे कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं। तो वो क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स थी उनको हम समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 1964 तक, 1946 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी की 66 में डेथ हो जाती है। फिर 1966 से लेकर 1977 और 1980 से लेकर 1984 तक भारत की पीएम रही इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब इमरजेंसी लगी तो सीधी सीधी बात है, भारत के प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। तो ये ना थोड़ा सा आपको लिंक करना जरूरी है तो और मजा आएगा, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि शुरुआत में 1951 से ही, क्योंकि हर चीज़ को ध्यान में रखोगे तो ही चैप्टर को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। एक ही चीज़ पे ध्यान दोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। 1951 में आपको पता है पहला जनरल इलेक्शन हुआ था और उसके बाद हमने देखा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक पार्टी के डोमिनेंस का एरा हमने देखा। और वो पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1951-52 में भी कांग्रेस जीतती है, 1957 में भी कांग्रेस जीतती है, 1962 में भी कांग्रेस जीतती है, 1967 में भी कांग्रेस जीतती है, 1970 जो इलेक्शन हुए थे उस समय 1971 में, उसमें भी कांग्रेस जीतती है। और अब इसके बाद मतलब ये घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो मतलब अब तक जो था इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही पार्टी का दबदबा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मगर 1970s में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पे कांग्रेस खतरे में आ गई थी। उसको लग रहा था कि यार हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में, इसीलिए मतलब इस टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर क्या लगा दी गई थी? इमरजेंसी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे के चैप्टर अगर आपने क्लियर कर रखें तो ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों को। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे से आपको चीज़ों को लिंक कराऊँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसे लगी, उसके पीछे की कहानी। तो मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1967। 1967 आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। इस साल आपको पता है कांग्रेस जो है कई स्टेट्स में अब इलेक्शन हार जाती है, कई स्टेट्स में इलेक्शन हार जाती है। और नॉन कांग्रेसिज्म नाम का हमने कॉन्सेप्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कई सारी जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो एक हो जाती हैं और कई सारे स्टेट्स में जीत जाती हैं। तो स्टेट लेवल पर कांग्रेस को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है, जोर का झटका लगता है। इसीलिए इस चीज को बोला गया पॉलिटिकल अर्थक्वेक। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो 1967 में एक तो झटका लगा स्टेट लेवल पर कॉलिशन गवर्नमेंट बनने लग जाती है। पहली बार ये देखने को मिला स्टेट लेवल पर कॉलिशन गवर्नमेंट कई सारे स्टेट्स में बनने लग जाती है। लगभग 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। दूसरी बात, 1967 के बाद 1969 में आपको पता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था जहां पर इंदिरा गांधी ने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया था वो कैंडिडेट जीत जाते हैं, वी गिरी जीत जाते हैं और कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो हार जाते हैं। एक झटका ये लगा।
और 1969 में आपको बताएं कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, INC-O और INC-R में स्प्लिट हो जाती है। इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी वो R थी और ओ वाली जो थी वो ऑर्गेनाइजेशनल या ओल्ड वाली जो कांग्रेस थी, ठीक है। तो कांग्रेस में भी डिवीजन हो जाता है, ये भी आपको पता है। और फिर 1971 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अकेले के दम पर इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव जीता और अपने आप को प्रूव कर दिया कि भाई यस आई एम द एबल लीडर, राइट। और साथ ही साथ में 1971 में आपको ये भी पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया था। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आपको याद रखना है, क्या क्या चेंजेज हुए, है ना, जो मैंने सारे आपको रिवाइज करा दिए। इंदिरा गांधी एक डोमिनेंट लीडर बन जाती है। अब तो भाई इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। शुरू में लोग कह रहे थे कि भैया ये तो गूंगी गुड़िया है, ये नहीं कर पाएगी, इसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इन्होंने अपने डिसीजंस के मदद से अपने आप को रीस्टैब्लिश किया और कांग्रेस को रीस्टोर कर दिया। क्या कर दिया? रीस्टोर। इसीलिए लास्ट वाले चैप्टर का नाम था चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस सिस्टम को इन्होंने वापस से रीस्टोर कर दिया, मगर इनका जो कांग्रेस सिस्टम था पहली वाली कांग्रेस से टोटली डिफरेंट था। पार्टी कॉम्पिटिशन वॉज हाई एंड देयर रिलेशंस वर बेटर। इस समय पार्टीज के बीच में जो जैसे INC-O, INC-R, इनके बीच में प्लस जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी इनके बीच में अब जो है 1975 से पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बिटर का मतलब कड़वे रिलेशन थे। अब मतलब उतने पहले की तरह अच्छे रिलेशंस नहीं हुआ करते थे पार्टीज के बीच में। प्लस सरकार और जुडिशरी के बीच में, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट इस समय आपको देखने को मिलेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या कन्फ्लिक्ट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सरकार के कई सारे जो डिसीजन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में झड़प देखने को मिलेगी, या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक टकराव यहाँ पे देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के खिलाफ है। मतलब कांग्रेस पार्टी का मतलब एक यहाँ पे आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये हमको मतलब सही से काम नहीं करने दे रहा है, पार्लियामेंट को ये सप्रेस करने की कोशिश करता है, और हम जो लॉज बना रहे हैं उनको मतलब क्या करता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। मतलब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट जो है एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है जो बदलाव नहीं चाहता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो मतलब पुराने सिस्टम को ही चाहते हैं, कोई चेंज नहीं चाहते हैं। तो कोर्ट ये मतलब कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट पर आरोप लगाया कि कोर्ट अब कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन बन चुका है, और ये प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम, सरकार की तरफ से जो गरीबों के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, गरीबों के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनके बीच में ऑब्स्टेकल बन रहा है। कोर्ट ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा बन रहा है, ठीक है। कई पार्टीज ने कांग्रेस को अपोज किया। पार्टीज अपोज टू कांग्रेस फेल्ट दैट पॉलिटिक्स वाज बिकमिंग टू पर्सनलाइज। कई सारी जो पार्टी थी जो कांग्रेस को अपोज कर रही थी वो कह रही थी कि पॉलिटिक्स जो है अब पर्सनलाइज हो चुकी है। पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस में अब सिर्फ इंदिरा गांधी तक ही मतलब सीमित है। गवर्नमेंट अथॉरिटी वाज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी, और यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पावर है उसको पर्सनल पावर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये तो रहा बैकग्राउंड जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे चल के। इकोनॉमिक हालत कैसी थी, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है ना, इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी थी। तो 1971 का जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, है ना, मगर इससे इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन ज़्यादा खास इंप्रूव नहीं हुई थी। इस स्लोगन पर पार्टी चुनाव तो जीत जाती है, मगर लेटर ऑन बाद के टाइम में बहुत ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट हमने नहीं देखा कि समाज में और इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेज आए हों पॉजिटिव, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे। साथ ही साथ में 1971 में आपको बताएं बांग्लादेश क्राइसिस भी हो जाती है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान जो है उसको बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बांग्लादेश बन जाता है ना। तो बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जब लड़ाई हो रही थी तो ईस्ट पाकिस्तान से लोग भाग भाग के कहाँ पर आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे। तो लगभग 80 लाख पीपल, 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हो गए। तो यार इन 80 लाख लोगों का खाना पीना रहना बंदोबस्त ये सब क्या था, एक तरह से हमारी इकोनॉमी पर बर्डन था। इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई भी लड़ी, और लड़ाई भैया वैसी फ्री
में तो हो नहीं जाती है कि भैया बिना पैसा खर्च किए तुम लड़ाई लड़ लो। इसमें भी क्या हुआ, बहुत सारा हमारा पैसा खर्च हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने उस समय हमारी हेल्प करना बंद कर दिया था, और आपको पता भी होना चाहिए यूएस ने इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे खजाने पर असर पड़ा। साथ के साथ में ऑयल की प्राइसेस भी इस समय बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, है ना, क्योंकि अरब इजराइल वॉर चल रहा था उधर अरब कंट्रीज में और इजराइल में, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा ऑयल के प्राइसेस, तेल के दाम भी बढ़ जाते हैं, और तेल का दाम बढ़ेगा तो भैया हर चीज़ का दाम बढ़ जाएंगे, ये तो आपको पता ही है ना। तो ऑयल प्राइसेस बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई का मतलब होता है जो भी चीज़ आप मान लो 10 रुपये की खरीद रहे हो और 10 दिन बाद वही चीज़ 15 रुपये की मिले, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं भैया इन्फ्लेशन, के चीज़ों के दाम बढ़ गए, महंगाई हो। जब महंगाई बढ़ती है तो भैया आम आदमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ये चीज़ आप जानते होंगे। मान लो अभी टमाटर आपको 30 रुपये किलो मिल रहे और वही टमाटर आपको 100 रुपये किलो मिले, तो आप देखना अभी 30 रुपये किलो में तो आप 1 किलो खरीदोगे, जब 100 रुपये किलो मिलेंगे तो आप कहोगे भैया 500 ग्राम ही दे दे, 500 ग्राम दे दे, राइट। तो महंगाई बढ़ जाती है तो असर सब पर पड़ता है। तो हाई इन्फ्लेशन की वजह से आम लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेलनी पड़ती है। हार्डशिप का मतलब होता है मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उनकी जो सेविंग्स हैं सेविंग्स खत्म होने लग जाती हैं जब महंगाई बढ़ती है, राइट। इस समय अगर हम देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी खास नहीं थी, इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट गांव में बहुत ज़्यादा था। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने तो ये भी किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सैलरी स्टॉप कर दी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, कि भैया पैसा नहीं है और अभी कुछ समय के लिए तुम्हारी सैलरी को स्टॉप किया जा रहा है। मॉनसून भी फेल हो जाता है 1972-73 में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, और इसकी वजह से फूड क्राइसिस आ जाती है, खाने की समस्या आ जाती है। अब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इसका क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो एक तरफ हमने देखा कि पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं 1967 से, ध्यान देना यही तो मज़ेदार कहानी है। 1967 से 1975 के बीच में एक तो स्टेट लेवल पर कांग्रेस हार जाती है। 1969 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वहाँ पर इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेट था वो जीत जाते हैं। 1969 में कांग्रेस में डिवीजन हो जाता है। 1971 का जो चुनाव था उसमें अपोजिशन पार्टी एक तरफ और इंदिरा गांधी एक तरफ, इंदिरा गांधी जीत जाती हैं, तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी खुश नहीं थी। ऊपर से जुडिशरी और सरकार के बीच में कन्फ्लिक्ट चलने लगता है, ऊपर से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ा, तो ड्यू टू अबव गिवन रीजन्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, इसकी वजह से लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गया, सरकार से लोग खुश नहीं थे। सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज ने पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और स्टूडेंट मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था, जो ऑलरेडी लेट 1960s में स्टार्ट हो जाते हैं। लेट 1960s का मतलब है 1965 के बाद जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे अलग अलग जगह पर, अपोजिशन पार्टीज एक हो जाती हैं और इन मूवमेंट को सपोर्ट करने लग जाती हैं। और ये मूवमेंट किसके खिलाफ थे, जो सरकार से नाराज थे कि यार हम खुश नहीं हैं क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऊपर से बाहर से लोग आ रहे हैं, तो क्या कर रही है सरकार, तो हर जगह पर त्राहिमाम त्राहिमाम। तो देयर वाज ऑल्सो इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप। मार्क्सिस्ट ग्रुप हैं उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ने लग जाती हैं, और मार्क्सिस्ट ग्रुप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं, मार्क्सिस्ट है ना, क्योंकि ये कम्युनिस्ट होते हैं ना। सम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ऑल्सो नोन एज माओइस्ट या नक्सलाइट, ये भी एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ग्रुप थे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये भी एक्टिव हो जाते हैं वेस्ट बंगाल में। और जहाँ पे इनको रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए, सप्रेस का मतलब इनको दबाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे, कड़े मेजर्स लिए थे। अब हम देखेंगे गुजरात और बिहार मूवमेंट। ये कहानी तो हमने बैकग्राउंड देख लिया। अब गुजरात में और बिहार में क्या चल रहा था इमरजेंसी लगने से पहले हम डिस्कस करेंगे गुजरात। तो गुजरात तो आपको पता ही होगा, मैप में ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, गुजरात बोलते हैं, राइट। तो जनवरी 1974 स्टूडेंट ने गुजरात में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, रीजन वही है, प्राइसेस बढ़ रहे थे, खाने के जो अनाज है उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, और जो भी जरूरी चीज़ें उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो कोई पूछे गुजरात में मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, तो पहली बात तो स्टूडेंट ने स्टार्ट किया, जनवरी 1974 में स्टार्ट किया था। क्यों बढ़ रहा था, नंबर एक महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए थे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, और जो भी जरूरी चीज़ें उनके प्राइसेस बढ़ गए थे, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस मूवमेंट को अपोजिशन पार्टीज ने भी ज्वाइन कर लिया। जो स्टूडेंट ने मूवमेंट स्टार्ट किया था गुजरात में, बाकी अपोजिशन पार्टी भी इसको ज्वाइन कर लेती हैं।
कांग्रेस ने यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दी भैया, 356 लगा दिया, आर्टिकल 356 जिसको हम स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो स्टेट की सरकार को डिसमिस कर दिया जाता है और पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। तो गुजरात में कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया भैया, है ना, ये इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। अपोजिशन पार्टीज ने डिमांड की कि अब तो यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, ताज़ा तरो इलेक्शन होने चाहिए। और मोरारजी देसाई, यहाँ पर एक व्यक्ति जो एक्टिव थे वो थे मोरारजी देसाई, जो 1977 में जाके भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ये भी ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो अपोजिशन पार्टीज ने क्या किया, डिमांड करने लगे कि अब तो गुजरात में फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। मोरारजी गोसाई ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया वो इंडेफिनिट फास्ट पे चले जाएंगे। इंडेफिनिट फास्ट मतलब है अनंत काल तक, मतलब जब तक मतलब चुनाव नहीं होंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो इन्होंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इलेक्शंस करवाए गए थे जून 1975 और कांग्रेस को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है गुजरात में। दूसरा है बिहार, यूपी के बगल में ही है बिहार, आपको बताइए। तो बिहार का मूवमेंट, बिहार में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं, जेपी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे, जिन्होंने एक स्लोगन दिया था टोटल रेवोल्यूशन। अब तो भैया हमें टोटल रेवोल्यूशन चाहिए, तो टोटल रेवोल्यूशन का स्लोगन देने वाले थे जेपी जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में देखें तो मार्च 1974, वहाँ ध्यान रखना है जनवरी में, यहाँ पे मार्च में 2 महीने बाद स्टूडेंट ने यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी वही सेम रीजन, प्राइस मतलब प्राइस राइज मतलब जो खाने पीने की चीज़ें थी उनके प्राइस बढ़ रहे थे, फूड स्केर्सिटी और खाने की क्या थी, कमी थी। फूड स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब रीजन ऑलमोस्ट सेम ही है ना, करप्शन के खिलाफ और राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों के खिलाफ यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जयप्रकाश नारायण से रिक्वेस्ट की कि सर आप आइए और स्टूडेंट मूवमेंट को लीड कीजिए। जयप्रकाश नारायण ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, मगर कंडीशन रख दी, देखो भाई हम मूवमेंट को लीड तो कर लेंगे मगर कंडीशन है हमारी कुछ। कंडीशन क्या है, पहली बात, एक तो ये मूवमेंट रहेगा नॉन वायलेंट। कैसा रहेगा, नॉन वायलेंट, आप हिंसा नहीं करोगे, नंबर 1। दूसरी बात, ये बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे या बिहार से बाहर तक भी जाएंगे। स्टूडेंट ने ये जो मतलब कंडीशन थी या इस मूवमेंट के जो लीडर्स थे, ये जो कंडीशन थी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ठीक है ओके आप आइए लीड करिए और मतलब हमारा उद्धार करवाइए भैया। तो जेपी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल और क्या कहा कि ये मूवमेंट नॉन वायलेंट रहेगा और बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसलिए बिहार मूवमेंट जो है एक पॉलिटिकल शेप ले लेता है और नेशनल अपील यहाँ पर की जाती है। जेपी ने डिमांड की कि बिहार कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उसको रिजाइन कर देना चाहिए और यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन कराने चाहिए। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, टोटल रेवोल्यूशन का स्लोगन दिया था। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टोटल रेवोल्यूशन का स्लोगन किसने दिया, तो जेपी जी ने दिया था। कहाँ पर, ड्यूरिंग बिहार मूवमेंट के दौरान। और इसका मतलब है हर फील्ड में रेवोल्यूशन आनी चाहिए, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल, एवरीवेयर वी वांट टू एस्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी। सोसाइटी में सबको मतलब इक्वलिटी लाने की जरूरत है, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, हर जगह पर हमें ट्रू डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। ये मतलब है टोटल रेवोल्यूशन का। इस दौरान बहुत सारे बंद का मतलब वही होता है स्टॉपेज, भरतपुर बंद कर देना, जयपुर बंद कर देना, गुजरात बंद कर देना, देश बंद कर देना। बंद का मतलब यही होता है किसी भी जगह को क्या कर देना, बंद कर देना, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शट डाउन कर देना। तो कई जगह पर बंद किए गए थे, घेराव किए गए थे। घेराव मतलब किसी चीज़ को घेर लेना, राइट। स्ट्राइक्स किए गए थे, हड़तालें की गई थी इस दौरान, मगर गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। वहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पर सरकार ने बोल दिया कि नहीं भाई हम रिजाइन तो नहीं करेंगे। तो बिहार मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा नेशनल पॉलिटिक्स पर, ठीक है। नेशनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट देखो, नेशनल पॉलिटिक्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मूवमेंट। तो नेशनल पॉलिटिक्स जो है इससे प्रभावित होती है। जेपी चाहते थे इस मूवमेंट को बाकी पार्ट्स में भी फैलाया जाए। तो इसी मूवमेंट के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जो रेलवे के जो मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, वो भी स्ट्राइक पे चले आते हैं मई 1974 में। और गवर्नमेंट ने बोला ये जो स्ट्राइक हो रही है इलीगल स्ट्राइक हो रही है, सही स्ट्राइक नहीं है। जेपी ने यहाँ पर एक पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया, मतलब यहाँ से कहा कि अब हम पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे और पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। तो 1975 में जेपी लोगों को लेकर पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं और इसको माना जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली एवर हेल्ड इन दिल्ली। उस समय दिल्ली में इससे बड़ी रैली नहीं हुई थी, जब जेपी लोगों को लेकर कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हैं और लोगों को बताते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा
इनजस्टिस हो रहा है, सरकार बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। सारी की सारी जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ ओल्ड वाली है ना, और सोशलिस्ट पार्टी, सब जेपी को सपोर्ट करती हैं। और उन्होंने कहा कि भैया अब तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी के जो अल्टरनेटिव हैं, अल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, कि अब तो हमें जेपी को सपोर्ट करना चाहिए, और जेपी अब एक मतलब विकल्प है, हमें इंदिरा गांधी को हटा के जेपी को लाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा ये मूवमेंट जो है एंटी कांग्रेस है और एंटी इंदिरा मूवमेंट है, और इंदिरा का मानना था कि ये जो मूवमेंट है ये पर्सनल अपोजिशन है उसका, मतलब लोग मेरी सरकार से ज़्यादा मेरा अपोज कर रहे हैं, लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, ठीक है, तो ऐसे करके कहा गया। लास्ट इसमें है एक कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, जुडिशरी के साथ क्या कन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये तो हमने देखे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इमरजेंसी से पहले। अब सरकार का और जुडिशरी के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो पीरियड व्हेन रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी। ये वही टाइम है जब रूलिंग पार्टी, देखो सरकार जो शासन कर रही है वो पार्टी जो शासन कर रही है उसको हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, और जो विपरीत अपोजिशन में बैठी है उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। जैसे नेशनल लेवल पर है ना, अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। तो रूलिंग पार्टी का मतलब है जो पार्टी सरकार चला रही है। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी और जुडिशरी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्या क्या, देखो अब यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई। नंबर 1, कैन पार्लियामेंट मेक चेंजेज इन द फंडामेंटल राइट्स, मतलब यहाँ पर कहा गया क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स में चेंजेज ला सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि 1973 में एक वर्डिक्ट आया था, एक फैसला आया था केशवानंद भारती केस का, जिसमें कहा गया था कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फंडामेंटल राइट। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होगा कि कैन बी पार्लियामेंट रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग अमेंडमेंट, क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट करके हटा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो। फिर तीसरा ये आया कि द पार्लियामेंट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक चेंजेस इन द फंडामेंटल राइट्स टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू डीपीएसपी, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रोविजन को, और इसकी वजह से जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार चाहती थी राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना, सुप्रीम कोर्ट बोला है नहीं। सरकार चाहती थी फंडामेंटल राइट्स को हटाना, मतलब उसको चेंजेज लाना, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना। सरकार चाहती थी कि फंडामेंटल राइट में चेंजेस किए जाएं और डीपीएसपी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जहाँ पर हर तरह की इक्वलिटी की बात की जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी वजह से जुडिशरी और सरकार के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो 1973 में आई थी वो भी यहीं पर डेवलप होती है केशवानंद भारती केस में, है ना। सरकार चाहती थी राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना, है ना, और इसी के बीच एक केस आता है केशवानंद भारती और केशवानंद भारती केस 1973 में, बस इतना याद रखना, 11th में भी आपने पढ़ा था, 1973 में आया था। और इस केस इस थ्योरी में एक मतलब इस केस में एक थ्योरी निकल के आती है या एक डॉक्ट्रिन निकल के आती है जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, और उसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को तो हटा देते हैं, मगर इसके बाद अब फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन दैट देर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान के कुछ बेसिक फीचर हैं और उन बेसिक फीचर को पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता। और दो घटनाएं इस समय आपको देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से टेंशन्स बढ़ जाती हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। नंबर एक तो केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया, किसको, जोर का झटका सरकार को। और दूसरा आया था अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई। नॉर्मली देखो सीजीआई कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उन जजेज में सबसे बड़ा जो जज होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जनरली क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं उसी को हम सीजीआई बनाते हैं, मगर यहाँ पे क्या किया गया था, 3 सीनियर जजेज को अवॉइड करके उससे जूनियर जज एएन राय, अजीत नाथ राय को सरकार ने सीजीआई अपॉइंट करवा दिया था, जो कि एक तरह से वायलेशन था, है ना। तो इसी वजह से ये भी जो अपॉइंटमेंट है ये भी कंट्रोवर्शियल रहता है। और ये जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट था ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बन जाता है, क्योंकि 3 जजेज को सुपरसीड करके मतलब उनको इग्नोर करके
सरकार ने क्या किया था, उससे 3 जजेस से छोटे जजेस को डायरेक्टली क्या बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, गलत थी उस समय पर। थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस जज को मतलब 3 जजेज को छोड़ के CJI बनाया गया था, उसका नाम था जस्टिस राय या AN राय, है ना। तो AN राय को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने अपॉइंट करवाया था और 3 जजेज को मतलब सुपरसीड कर दिया गया था। तो जो 3 जजेज जो पहले वो CJI बनने चाहिए थे और ये बाद में बनने चाहिए थे CJI, तो वो कौन से जजेस थे, जस्टिस जयशंकर मणिलाल और दूसरे हैं AN ग्रोवर और KS हेगड़े। इन्होंने क्या, इनको छोड़कर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसने AN राय को चीफ जस्टिस अपॉइंट करवा दिया गया था। तो यहाँ पर कहा गया कि यार ये तो हमारी जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उस पर अटैक है, क्योंकि जुडिशरी को यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये अपॉइंटमेंट कब किया गया था, इसका बैकग्राउंड भी दे रखा है कि 25 अप्रैल 1973 को ये अपॉइंटमेंट किया गया था। एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था केशवानंद भारती केस पर। यहाँ पर 13 जजेज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ध्यान रखना। केशवानंद भारती केस जो आया था उसमें 13 जजेज की बेंच बैठी थी और उसमें 7-6 से फैसला आया था। 7 इस पक्ष में थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता और 6 कह रहे थे यस किया जा सकता है। तो जो 7 तो मतलब पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। 6 जो थे ये सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और 7 जो थे ये मतलब कह रहे थे नहीं, फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो इन 6 में ऐसा बताया जाता है, इन 6 में थे कौन, AN राय, मतलब सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। और बाकी जो थे, जो 3 जिनको हटा दिया गया था कि भाई अभी तुम नहीं बनोगे, पहले हम इनको बना रहे, तो वो 7 वाले में थे। तो मतलब कुल मिला के बात ये कि जो ये जब केशवानंद भारती केस आया था तो AN राय सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, सरकार की साइड में थे, इसलिए सरकार ने भी इनको क्या बना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था, जो एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल एक जजमेंट मतलब डिसीजन था, जिसके लिए आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स आने वाले सक्सीडिंग जो पार्ट्स हैं उसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।